अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले में हम हीट ऑफ कंबस्शन यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन फाइंड करेंगे और दूसरे में हेस लॉ की एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप ये न्यूमेरिकल के साथ मैं कोशिश करूं, अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं, जेनेरिक इसकी इंफॉर्मेशन देता जाऊं तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पेट्रोल यानी कि मोटर फ्यूल, जिसे आप गैसोलीन भी कहते हैं, उसके कंपोनेंट यानी कि ऑक्टेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्टेन को अगर जलाया जाए तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर एक खास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। अब हमारे लिए फाइंड ये करना है कि 1 मोल ऑक्टेन कितनी प्रोड्यूस करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अपेरेंटली प्रोसीजर तो क्वेश्चन नंबर 14 वाला ही है कि आप सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है उसके जरिए फाइंड करेंगे कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी के जरिए। फिर वो जो गिवन मास की हीट आई है उसको इस्तेमाल करेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी उसके लिए। नाउ दिस इज द रियल थिंग कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन पढ़कर कि हम करने क्या जा रहे हैं। अगर आप स्टेप समझ गए यानी कि डाटा से गिवन मास जो आपके पास गिवन है डाटा में, उसकी अगर आपने हीट फाइंड कर ली तो उस हीट के जरिए आप 1 मोल तो निकालना कोई इश्यू ही नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, जो गिवन वैल्यू ऑफ सैंपल है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो फाइंड करते हैं, फिर जो वो हीट आएगी उसको 1 मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका, उसकी तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, उसके लिए डाटा मेंशन करते हैं। सबसे पहले डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, डाटा में हमें ऑक्टेन गिवन है C8H18 ऑक्टेन। उसका मास कितना है, 1.80 ग्राम मास है। ओके फाइन। एंड द हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्निंग होती है, लिहाजा हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर भी गिवन है 11.66 किलो जूल पर केल्विन। अब स्टूडेंट यहां एक बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी गिवन है किलो जूल पर केल्विन, दैट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि इसकी किलो जूल में वैल्यू है। तो जब इसकी किलो जूल में वैल्यू है ना, तो जो मेरा आंसर आएगा ना हीट का, वो भी किलो जूल में आएगा। उसे मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर के जरिए जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हम किलो जूल में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है यूजुअली ग्लास कैलोरीमीटर में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, वो यूजुअली हमारी जूल्स में होती है, नॉट इन किलो जूल्स। तो खैर हमारे पास जो डाटा है हम उसको मेंशन करते हैं। टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है डेल्टा टी, वो होगा T2 माइनस T1। T2 है हमारे पास 28.78 डिग्री, ये टेम्परेचर गिवन है, और ये T1 गिवन है माइनस 21.36 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.42 डिग्री सेंटीग्रेड, या डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स बात यूं है, डाटा तो मेरे पास कंप्लीट हो गया, मैं इसे केल्विन में भी लिख लेता हूं, 7.42 केल्विन। अब ये है मेरे पास डेल्टा टी, ये है मेरे पास डेल्टा टी। अब मैंने फाइंड करना है कि मेरे पास हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय M। जो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वही केल्विन में होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। C है हमारे पास 11.66 किलो जूल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी 7.42 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 1.8, सो द आंसर कम्स टू बी 155.73 किलो जूल। ये प्रोड्यूस हुई है हीट। ओके,
एक बात जो इसमें समझने वाली है वो ये कि इसके साथ साइन क्या आएगा। अब आप रेफर करें लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि जो नेगेटिव साइन है वो इनके साथ इसलिए आता है क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस हुई है। जब हीट प्रोड्यूस हो तो इन सारों के साथ जो होगा वो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब हमने करना ये है कि ये जो Q है जो हमारे पास नेगेटिव साइन में आया है, ये आया फॉर गिवन मास। वो कितना मास था उसको देखते हैं। फॉर 1.80 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है? C8H18 अल्केन है ना, तो इसमें फार्मूला होगा C8H18। तो इसका जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है वो आई है -155.73 किलो जॉल। अब हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 1 मोल के लिए क्या है। फॉर 1 मोल के लिए हीट वैल्यू क्या है। अगेन आप कहेंगे सर 1 मोल में मास कितना होता है, ये तो आइडेंटिफाई कर लें। उसके लिए मैं ऐसा करता हूं, अगेन एक बॉक्स ड्रा करता हूं। यहां पे एक बॉक्स ड्रा करते हैं हम। अब देखते हैं C8H18 का मतलब है 8C प्लस 18H। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो आंसर आया 114 ग्राम पर मोल। नाउ this is a molar mass. What it indicates that if you have 1 mole of substance, you will have 114 gram in that substance. तो 1 mole का मतलब क्या है आपके पास? कि आपके पास 114 ग्राम of substance given है। It will equal to 114 ग्राम कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? देखें बड़ी आसान सी बात है। इसका फार्मूला 1.80 ग्राम इज प्रोड्यूसिंग, लिख देते हैं, इज प्रोड्यूसिंग -155.73 किलो जॉल। सो 114 ग्राम ऑफ सब्सटेंस कितनी प्रोड्यूस करेगा? विल प्रोड्यूस यहां पे लिख लेते हैं। देखिए 1 के लिए इतनी है तो 114 के लिए कितनी होगी? 114 मल्टीप्लाई बाय -155.73 किलो जॉल पर 1.8। नाउ दिस वैल्यू कम्स टू बी -9862.14 किलो जॉल पर मोल। What this value is indicating, if we have 1 mole or 114 gram of octane gasoline petrol fraction, so it will produce कितनी प्रोड्यूस करेगा? -9862.14 किलो जॉल of heat, and this heat would be accounted for enthalpy of combustion। तो ये आपका आंसर आ गया enthalpy of combustion का। और अगर मैं इधर प्रॉपरली लिखूं तो मैं इधर पर मोल लिखूंगा। उसकी वजह ये है कि इट इज द वैल्यू फॉर 1 मोल। अब स्टूडेंट हमने किया वही हिसाब है इसके साथ कि हमने पहले गिवन मास के लिए हीट फाइंड की, फिर गिवन मास ऑफ हीट को कन्वर्ट कर लिया रिक्वायर्ड 1 मोल के मास के साथ मल्टीप्लाई करके, तो इनसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर 1 मोल आ गई। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हेस लॉ हमने अप्लाई करना है। हेस लॉ की स्टेटमेंट ये थी कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक किसी भी रास्ते से जाएं तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होगा ना, वो सेम होगा। पहली बात तो ये आपको समझ लेनी चाहिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं ए से अगर मैं डी तक जाना चाहता हूं तो मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं डायरेक्टली ए से डी प्रोड्यूस कर लूं, इसे कहता हूं मैं डेल्टा एच। एक रास्ता ये है कि मैं ए से पहले बी प्रोड्यूस करूं,
बी से सी प्रोड्यूस करूं एंड सी से देन डी प्रोड्यूस करूं। तो मेरे पास ये जो दूसरा रास्ता है ये वाला, ये है रूट नंबर 2 या पाथ नंबर 2, P2 कह लें। और ये जो ये रास्ता है ए से डी तक जाने का, ये पाथ नंबर 1 है। तो जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज पाथ नंबर 1 में होगी ना, वही ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ पाथ 2 की वैल्यू जनरेट होगी, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं अगर डेल्टा एच 100 आती है, 100 न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो डेल्टा एच P2 की भी जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वो 100 ही आएगी। यानी कि डेल्टा एच रूट नंबर 1 के लिए जो आंसर देगा वही रूट नंबर 2 का आंसर होगा। चाहे उसका, मैं मानता हूं कि P2 के अंदर बहुत सारी एंथैल्पीज छोटी छोटी आएंगी, मतलब ये आएगी डेल्टा H1, ये आएगी डेल्टा H2, ये आएगी डेल्टा H3। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा H इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पीज इन पाथ 2, तो वो इक्वल होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये तब पॉसिबल है जब इनिशियल और फाइनल कंडीशन चेंज ना हो ए और डी के लिए। तो अपेरेंटली ये हेस लॉ है हमारा कि आपका पाथ जो मर्जी अडॉप्ट करें, सारों की ओवरऑल एंथैल्पी चेंज सेम आएगी। ये उन्होंने हमें गाइड कर दिया है कि यू आर गोइंग टू यूज द हेस लॉ। इट मींस यू मे रिक्वायर टू फॉर्म मल्टीपल रूट्स टुवर्ड्स फाइनल प्रोडक्ट। आपको बहुत सारे रूट बनाने पड़ेंगे फाइनल प्रोडक्ट के लिए, तक जाने के लिए, ताकि आप कैलकुलेट कर सके अपने डिजायर रिजल्ट को। Now we are asked to produce the enthalpy change of formation of aqueous solution of ammonium chloride। जबकि अमोनिया और HCl गैस से जो अमोनियम क्लोराइड बनता है उसका एक्वस सोल्यूशन बनाने में कितनी एंथैल्पी चेंज आएगा, और हमें ये एंथैल्पी चेंजेस गिवन है। अब एंथैल्पी चेंजेस को तसल्ली से पढ़ते हैं। अमोनिया फर्स्ट एंथैल्पी चेंज, अमोनिया एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ये फर्स्ट एंथैल्पी चेंज है। अमोनिया एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो एंथैल्पी चेंज आता है -35.16, यानी कि हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। HCl को एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए तो जो हीट रिलीज होगी वो होगी -72.41। दिस इज ऑलमोस्ट डबल अमाउंट फ्रॉम अमोनिया। और जब मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूँ एक्वस सोल्यूशन के अंदर रखते हुए, तो वो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं जो एंथैल्पी चेंज लाते हैं, हीट रिलीज करते हैं, वो -51.48। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपको रूट समझाऊं, तो रूट नंबर 1 ये कहता है कि अमोनिया, यानी कि जो बेसिक आपका इनिशियल रिएक्टेंट्स हैं HCl, दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और एक्वस ये बनाएंगे। नाउ दिस इज रूट नंबर 1। वो कहते हैं ये बनाता है, वो कहते हैं ये अमोनिया एक्वस कैसे बना है। अमोनिया एक्वस ऐसे बना है कि हमने अमोनिया को एक्वस वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया। HCl कैसे एक्वस बना है, हमने HCl को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कराया। मींस कहने का ये मतलब है कि अगर मैं HCl और एक्वस वाटर को मिक्स करता हूं तो HCl एक्वस बन जाता है, और अगर मैं अमोनिया और एक्वस को मिक्स करता हूं तो ये बन जाता है। मतलब ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये अगर मैं आपस में मिक्स करूंगा तो इनके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। और अगर मैं इन तीनों को इकट्ठे मिक्स करूं तो अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भी तो यही बनाएंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के लिए भी रॉ कंपोनेंट्स यही हैं। ये क्या कर क्या रहे हैं, पहले अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन और HCl एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। यानी कि ये पहले अमोनिया और HCl वाटर में डिसॉल्व होते हैं और इस पॉइंट पे चले जाते हैं, इसे कह लें पॉइंट नंबर Z। यानी कि अमोनिया एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है HCl एक्वस में, फिर वो रिएक्ट करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट से पॉइंट नंबर X पे चले जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक तो ये है कि ये डायरेक्टली रिएक्ट करे, पहले अमोनिया और HCl एक्वस बनाए, फिर अमोनियम क्लोराइड बनाए। दूसरा ये है कि आपस में डायरेक्टली रिएक्ट कर ले वाटर सोल्यूशन में, पहले अमोनिया एक्वस और HCl के में जाने के साथ साथ वो रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड अल्टीमेटली बना ले। मतलब ये है कि ये आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ये डायरेक्टली आपका अमोनियम क्लोराइड एक्वस भी बना सकते हैं, और ये आपका पहले अमोनिया एक्वस और HCl एक्वस बना के फिर उनको रिएक्ट करा के अमोनियम क्लोराइड भी बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक रूट ये है कि पहले ये अमोनिया एक्वस और HCl एक्वस बनाए, फिर फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिसे आप अमोनियम क्लोराइड एक्वस कह रहे हैं। एक रूट ये है। दूसरा रूट ये है कि आपके ये डायरेक्टली रिएक्ट
करके मैं फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाऊं, अमोनियम क्लोराइड एक्वस तक। ये दो रूट्स है मेरे पास। नाउ हेस लॉ के मुताबिक जो ब्लू कलर का रूट है, जो ब्लू कलर का रूट है, इसे रूट नंबर P1 कह लें, पाथ 1, और ये जो ग्रीन कलर का रूट है इसे कह लें पाथ 2। अब पाथ 2 में जो एंथैल्पी चेंज आना चाहिए वो ही पाथ 1 का होना चाहिए, यानी कि पाथ 1 और पाथ 2 का जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम होना चाहिए। नाउ दिस वी नीड टू नो। अब पाथ 1 में दो एंथैल्पी चेंजेस है, डेल्टा H फॉर अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए जो होती है, यानी कि आप वो अमोनिया सॉल्यूशन की एंथैल्पी, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व होगी तो वो कितनी एंथैल्पी एनर्जी रिलीज करेगी, ये होगी डेल्टा H अमोनिया प्लस डेल्टा H HCl, और ये होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन क्यों है? क्योंकि अमोनिया एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। सो मेरे पास पाथ 1 में एक ये वाला हीट चेंज है और एक ये वाला हीट चेंज है, जो मैंने दो क्रॉस लगाया है। जो पाथ 1 में पहला हीट चेंज है वो असल में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर अमोनिया प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर HCl प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मैं NEU लिख लेता हूं ताकि वो N सिंबल है मोल्स का, तो उससे मिक्स ना हो जाए। और पाथ 2 जो है ना वो एक्चुअली हमारी डिमांड है। हमसे पूछा जा रहा है कि पाथ 2 क्या होगा जब आपके एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड का फ्रॉम डायरेक्टली अमोनिया HCl एंड वाटर। तो हमारी ये डेल्टा H डिमांड है पाथ 2 जो है, इसको मैं ब्लू कलर से लिख लेता हूं ताकि ये मिक्स ना हो किसी सूरत भी। ये हमारी डिमांड है, यानी कि पाथ 2 की एंथैल्पी चेंज जो है ना ये हमारी डिमांड है। अब ये वैल्यूज मैं 1 by 1 लिखता हूं। फॉर अमोनिया हमारे पास क्या वैल्यू थी जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसका सॉल्यूशन बनता है, वो निकालती है हीट 35.16। एंथैल्पी चेंज फॉर HCl व्हेन इट इज dissolved in water produces 72.41 kilojoule, and for neutralization the value is minus 51.48 kilojoule per mole. These values are per mole for everyone. मैंने यूनिट किसी के साथ नहीं लगाए। अब आंसर जो मेरा आएगा इन सारों को ऐड अप करने से वो आएगा minus 159.08 किलोजॉल पर मोल, और ये किसके इक्वल आ रहा है? डेल्टा H के। और डेल्टा H क्या है? पाथ 2 की एंथैल्पी चेंज। और पाथ 2 की एंथैल्पी चेंज क्या है कि अगर अमोनिया HCl रिएक्ट करें एक्वस वाटर की प्रेजेंस में तो वो डायरेक्टली अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, और अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो तब बनेगा जब आप ये पाथ यूज करेंगे। नाउ दिस वाज एन इजी टास्क अनटिल अनलेस आप इसके पाथ बनाना जानते हो। इसके पाथ बनाने के लिए यूजुअली जो रॉ कंपोनेंट होते हैं, मोस्ट रॉ कंपोनेंट, वही जो रेड कलर का बॉक्स में बनाया ना, जिसको मैं अब दोबारा रेड एरो से शो कर रहा हूं, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स होते हैं रॉ कंपोनेंट, मोस्ट रॉ कंपोनेंट या एलिमेंटल फॉर्म्स। मोस्ट रॉ कंपोनेंट्स या एलिमेंटल फॉर्म्स यहां लिखी जाती हैं यूजुअली, और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है यहाँ पे फाइनल यूजुअली प्रोडक्ट लिखी जाती है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही न्यूमेरिकल करेंगे। और जो ये वाले हैं ये कोई इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स होते हैं जो PZ मैंने शो किए हैं। सो समहाउ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने हेस लॉ लगाया, दो पाथ्स जनरेट किए, और दोनों पाथ को इस्तेमाल करते हुए मैंने एंथैल्पी चेंज निकाल लिया जब आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और वो कैसे बनेगा? जो आपका अमोनिया और HCl है जब वो एक्वस फॉर्म में जाएंगे तो रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो एंथैल्पी चेंजेस हैं उनके साइन उनके साथ मेंशन करने हैं। अगर आप उनके साथ साइन नहीं मेंशन करते ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो मैंने P1 की एंथैल्पी चेंजेस -35.16, और मैंने जब इक्वेशन लिखी थी मैं लिखा था सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज इन पाथ 1। तो जो मैंने उनके साइन है ना वो ही मेंशन करने हैं जो मेरे पास गिवन वैल्यूज है। अगर गिवन वैल्यूज नेगेटिव है तो मैंने सारे के सारे साइन जो हैं वो नेगेटिव मेंशन करने हैं।
अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। मतलब मैं वहां यहाँ पे +35.16 लिखूंगा, डेट वुड बी रॉन्ग। मैंने डेल्टा एच अमोनिया या कोई भी डेल्टा एच हो उसको एज सच मेंशन करना है उसकी वैल्यू की जगह। हाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो इन वैल्यूज को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, मतलब -35.16 को मैं यहां से उठा के इक्वेशन की यहां से उठा के इक्वेशन की इस साइड पे ले जाता, यानी कि राइट हैंड साइड पे ले जाता, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो जाता। बट नॉट फॉर नाउ, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज इन गिवन वैल्यूज, अगर आप गिवन वैल्यूज में जाएं तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिवली गिवन है, नेगेटिव वैल्यूज में गिवन है। सो आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मेंशन करनी है। दूसरा, एक खास नंबर होते हैं यूनिट्स के, ये अगर आप यूनिट्स आंसर में नहीं मेंशन करेंगे ना डेल्टा एच के, तो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 मार्क्स नहीं मिलने लगे, दिस इज फॉर श्योर। तो अगर न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 में से आता है तो आपने यूनिट्स जरूर मेंशन करने हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसको आप कैलकुलेट भी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।